अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 2 पार्ट 5 और हम इसमें पढ़ने वाले हैं साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साम्यवादी शासन कहाँ था। राइट, साम्यवादी शासन था सोवियत संघ में। सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी है क्या? किसी चिड़िया का नाम है, किसी संस्था का नाम है, या फिर किसी अर्थव्यवस्था के मॉडल का नाम है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे सामने बच्चों ये एक मानचित्र है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ये कुछ स्पेशल है। तो बच्चों, ये है पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का मानचित्र, जैसे कि हम सब को दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि मानचित्र तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं हमारे बुक में जो है कई जगह मानचित्र देकर हमारी बुक हमें समझाने की कोशिश करती है नक्शों को। तो मैं सबको नहीं पढ़ाती बिकॉज उसमें सब कुछ लिखा ही होता है, बट इसमें जो है कोई क्वेश्चन ख़ास पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला मानचित्र जो है बता रही हूँ। इस मानचित्र में जो है वो ख़ास क्वेश्चन ये है, ये मानचित्र पर मध्य एशियाई देशों को चिन्हित करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग बखूबी जो है हल कर लेंगे कि मध्य एशियाई देश जो है मानचित्र यानी कि नक्शे पर कहाँ कहाँ हैं उनको चिन्हित करें। और अगर नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जो है सारी वीडियोस देख लीजिएगा। बिकॉज़ जो है अगर हम सारी वीडियोस जो है पीछे से रिलेट होती हैं, अगर हम कोई भी वीडियो छोड़ते हैं तो हमें आगे की बात समझ में नहीं आती, इसलिए ज़रूरी है कि हम पिछली सारी वीडियो देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिल भी जाएँ, और उसके साथ ही जो मैं आगे वीडियो डालूँ वो भी आपके पास फ़ौरन से पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास फट से जो है नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यह आपका होमवर्क रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हल करके बताइएगा, मैं भी देखूं कि कौन सा बच्चा जो है मेहनत से पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ। तो बच्चों, बुक में लिखा हुआ है कि साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरी। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब एक व्यवस्था जब ख़त्म होती है, वो भी मतलब ऐसी कंडीशन में टूट कर ख़त्म होती है, यानी बिल्कुल कमज़ोर होकर बिखरती है, तो उसमें जो उस व्यवस्था को मानने वाले, उस विचारधारा को मानने वाले देश थे, उनके लिए किसी दूसरी विचारधारा की तरफ बढ़ने के लिए जो है काफ़ी कष्टप्रद यानी काफ़ी मुश्किल भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता ही है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक ख़ास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ शॉक थेरेपी की परिभाषा को पढ़ा, यानी कि रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में, यानी वो सारे देश जो पहले सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे, उन सारे देशों को पूंजीवादी की ओर संक्रमण करने के लिए जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक मॉडल बनाया। उस मॉडल का नाम क्या रखा? उस मॉडल का नाम रखा शॉक थेरेपी, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक तो मतलब हम जानते हैं कि एक झटके में, मतलब एक झटका देकर बदल देना है। वो चाहते थे कि एक शॉक थेरेपी यानी झटका देकर उनकी सोच को एकदम से बदल दिया जाए, एक ऐसा मॉडल अपनाया उन्होंने। तो आगे लिखा है, भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। भूतपूर्व दूसरी दुनिया
भूतपूर्व दूसरी दुनिया यानी कि पहले जो दूसरी दुनिया थी, दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत खेमे के देश। पहली दुनिया हमने जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। तो पहली दुनिया किसको कहते हैं बच्चों? पहली दुनिया कहते हैं उन सारे देशों को जो नाटो अलायंस के साथ थे, यानी जो अमेरिका के साथ थे। दूसरी दुनिया वो सारे देश जो सोवियत संघ के साथ थे। तीसरी दुनिया में आते हैं वो सारे देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे और अन्य देश जो किसी आंदोलन में नहीं थे। तो फ्रेंड्स, भूतपूर्व दूसरी दुनिया यानी कि पास्ट की दूसरी दुनिया, माजी की दूसरी दुनिया, भूतकाल में जो दूसरी दुनिया थी, बिकॉज क्योंकि अब तो ख़त्म हो चुकी थी, सोवियत संघ ख़त्म हो चुका था। तो भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक, मतलब कि इसके जो सोवियत खेमे के देश थे सब में शॉक थेरेपी की मतलब गति जो है अलग अलग रही, गति और गहनता अलग अलग रही। मतलब कि कुछ देशों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, कुछ में देर लगी। ऐसा होता ही है, कहीं जल्दी कहीं धीरे धीरे। बट जो इसका चरित्र और उसकी दिशा थी, यानी जो इसका मकसद और जो इसका एक नक्शा था, वो सब जगह सेम था, यानी एक जैसा था। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, आगे लिखा हुआ है, इससे पहले एक बात कि अगर आप लोगों ने खुद से नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर पहले खुद से पढ़ कर आइए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग। ओके, तो देखते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। आगे वाले पैराग्राफ में जो है शॉक थेरेपी के मकसद को और उसकी जो क्या क्या मतलब उसके मकासद थे, क्या क्या उसके उद्देश्य थे, उन सब के बारे में बताने की कोशिश क्या बताया ही गया है। तो हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि शॉक थेरेपी का मतलब ये था कि जो सोवियत खेमे में जितनी तरह की संरचनाएं थी उसके टाइम में, सोवियत संघ के दौर में हर चीज़ से निजात पाना, हर चीज़ को एकदम उससे छुटकारा हासिल करना, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी। यानी सर्वोपरि यानी सबके द्वारा मानी गई मान्यता ये थी कि मिल्कियत का जो हक होगा, यानी कि प्रॉपर्टी का जो हक होगा, वो होगा निजी स्वामित्व, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि सोवियत संघ में क्या था, प्रॉपर्टी का हक कैसा था? सामूहिक था या फिर राज्य नियंत्रित था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसा था? निजी था। तो शॉक थेरेपी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए बनाई गई थी। तो इसीलिए शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता ये थी कि जो मिल्कियत का जो हक होगा वो निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। यानी कि राज्य की संपदा के निजीकरण, यानी जो सारी प्रॉपर्टी जो राज्य के नियंत्रण में थी उसका निजीकरण कर दिया गया, यानी उसको जो है पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी गई, यानी लोगों को पर्सनली जो है दे दिया गया। और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत, यानी व्यावसायिक यानी कमर्शियल या प्रोफेशनल या कहें हम व्यापारिक ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। मतलब फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इस संक्रमण में के मतलब ये जो बदलाव आ रहा था इसमें जो है राज्य नियंत्रित समाजवाद, वो ये भी इसलिए क्योंकि बिकॉज अभी जो है संक्रमण हो ही रहा था, कुछ देशों में अभी बाकी था, कहीं बदलाव लाने बाकी थे। तो इसलिए इन दोनों विचारधाराओं के अलावा, पूंजीवादी या समाजवाद के अलावा कोई तीसरी नई विचारधारा की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये कहने का मतलब है। तो कुल मिलाकर यही इस पैराग्राफ में बताया है कि
शॉक थेरेपी का मकसद था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, स्वामित्व वो मिल्कियत का जो हक होगा वो निजी स्वामित्व होगा, राज्य की संपदा का निजीकरण कर देना, सामूहिक खेती की जगह सामूहिक खेती को निजी खेती कर देना, निजी फार्म में बदल देना, हर चीज़ का निजीकरण कर देना, यही इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है। अब आगे देखते हैं आगे वाले पैराग्राफ में क्या है। अब आगे पैराग्राफ में है कि शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब सोचें बदलेंगी अर्थव्यवस्था की, वो जो एक चली आ रही है उसका तरीक़ा बदलेगा तो विचारधारा तो बदल ही जाएगी। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना ज़रूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। मतलब फ्रेंड्स, इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि शॉक थेरेपी के अंतर्गत माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इसलिए जो है लोगों ने मुक्त व्यापार यानी कि पूरा आज़ाद व्यापार जिसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई किसी किस्म की मतलब के कोई भी अड़चन जो होती है वो ना हो, उसको जो है ज़रूरी माना गया। और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन यानी पैसों का खुलापन और मुद्राओं की आपसी अदला बदली यानी कि करेंसी जो है एक देश की दूसरे देश में, यानी कि मतलब पूरे आज़ाद तरीक़े से, मतलब चाह कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है। इसमें शॉक थेरेपी में इसको ज़रूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए इस बात को ज़रूरी माना गया। और मुक्त व्यापार की नीति, मतलब वही इन सबको मिलाकर हम मुक्त व्यापार की नीति ही कहेंगे, इसको महत्वपूर्ण माना गया। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार लोग करने लगे, उसी को लोग समझने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इसके लिए मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। अब आगे है, अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। मतलब फ्रेंड्स, वही के आखिरकार हुआ यही कि सोवियत खेमे की जितने जो आपस में जो देश जब सोवियत खेमे के अंदर थे, ये सब जो इनके आपस में कुछ गठबंधन थे, उन सब को ख़त्म कर दिया गया, मतलब सिरे से एकदम समाप्त कर दिया गया। और खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह, यानी इनको आपस में जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से यानी पूंजीवादी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह जो है इनको पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया, यानी कि इस तरह ये सब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो तंत्र था उसमें समाहित कर गए। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। यानी कि अब जो पश्चिमी दुनिया के देश यानी जो पूंजीवादी देश थे, अब वो जो है अपनी विभिन्न संगठन एजेंसियों के द्वारा इन देशों को मतलब जो है इनकी मदद करते पैसे देकर और इनका मार्गदर्शन करते विकास के लिए। एक तरह से अब वो सब नेता की भूमिका निभाते हैं इनके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो इस लास्ट पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो अब सोवियत संघ के पिछले जितने गठबंधन थे सबको समाप्त कर दिया गया बिल्कुल से, और जो खेमे के देश थे उन सबको पूरा पूंजीवादी अर्थतंत्र में समाहित कर दिया गया। और इस तरह पूंजीवादी देश अब उन सब का मार्गदर्शन करते और इन सब के दरमियान नेता की भूमिका निभाते। तो फ्रेंड्स,
हमारी यहाँ पर तो हमने शॉक थेरेपी के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। अब ज़रूरी है कि हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख भी लें। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप उनको लिख भी लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अलग से कॉपी बना लीजिएगा। अब मैं बराबर से आपको लिखवाऊँगी भी और उनको याद भी ज़रूर करें। तो बच्चों, ये रहे वो पॉइंट्स। शॉक थेरेपी क्या है, ये पॉइंट्स वाइज लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आई होप कि आपको ये फ़ायदेमंद आपके लिए होंगे ये, और आपको समझ में आ रहे होंगे। नीचे नोट लिखा हुआ है, यानी मतलब कि पूरा खुलासा कि इन सब का क्या खुलासा हुआ, जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप नई वीडियो डालूँ आपके पास फ़ौरन से पहुंच जाए। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा होगा इंटर में, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ वो भी तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।